हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो कहानी की शुरुआत होती है बर्नी नाम के शख्स से, जो कि पेशे से एक लाइफ गार्ड है। उसे अपने काम से बेहद लगाव है। आज बर्नी और उसके दोस्त कर्स एक ब्लाइंड डेट पर जा रहे हैं, जहां उसे मिलने के लिए दो लड़कियां आई हुई हैं, जिसमें बर्नी के साथ वाली लड़की का नाम मारियाना है और वो उसे पहली नजर में बेहद पसंद आ गई। इसीलिए दोनों ही खूब बातें करते हैं और इस सिलसिले को बर्नी यही नहीं खत्म करना चाहता। उसने मारियाना से कहा कि वो उसके साथ अभी समुद्र में चलेगी, क्योंकि वहीं एक जगह है जहां उसे बेहद सुकून मिलता है। पहले तो वो नहीं मानती, लेकिन अंत में उसके बार बार कहने पर उसने हामी भर दी। अब उसी बार में बैठे मिस्टर स्टैनली से बर्नी उनकी बोट मांगता है, बस थोड़ी देर के लिए। अब स्टैनली उसे जानते थे, इसीलिए वो बोट दे देते हैं, जिसके बाद ये लोग समुद्र में जाते हैं और एक अच्छा समय साथ में बिताते हैं। इसी के साथ ही इन दोनों के रिश्ते की शुरुआत भी हो जाती है। देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जब इनके रिश्ते को पूरे 2 साल बीत चुके। आज इसी मौके पर मारियाना उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है, लेकिन हड़बड़ी के कारण बर्नी ना कह देता है। दरअसल उसे समझ ही नहीं आया कि वो ऐसे मौके पर क्या बोले, पर वहीं मारियाना को उसके जवाब से काफ़ी चोट पहुंचती है। वो हॉल से बाहर आ जाती है तो बर्नी भी उसके पीछे पीछे भागता, क्योंकि उसे जो हाँ बोलना था। अब करीब जाकर उसने मारियाना से माफ़ी मांगी और समझाया कि असल में वो कोस्ट गार्ड है और अगर उसे शादी करनी है तो उसके लिए एक फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, यानी कि उसे अपने बॉस यानी कि कैप्टन से परमिशन लेनी पड़ती है। ये एक रूल है। तो मारियाना यहाँ पर 2 महीने बाद ही डेट को फिक्स कर देती है। इधर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर हम महासागर में हचकोले खाते हुए पेंडल्टन नाम के एक ऑयल टैंकर को देखते हैं, जो अभी अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि अभी चीफ इंजीनियर रे को पता लगा जिस क्रैक को उन्होंने कुछ समय पहले ठीक किया था वो फिर से बढ़ने लगा, क्योंकि लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही है। इसीलिए वह कैप्टन से कांटेक्ट करता और उनसे कहता है कि हमें स्पीड को कम करना होगा, क्योंकि पानी तेजी से उस जगह पर लग रहा है जिससे वो केमिकल छूट रहा है। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो क्रैक और बड़ी हो जाएगी, लेकिन इससे पहले वो स्पीड को कम करते। लेकिन दोस्तों, यहाँ वही हो जाता है जिस बात का अंदेशा रे को पहले से हो चुका था। एक बड़ी समुद्र लहर इनकी शिप से जोरदार टकराती है। इससे ये होता है कि जो क्रैक था वो पूरी तरह से खुल जाता है, जिससे पूरा शिप एक ही झटके में बीच से अलग हो गया, सेम टाइटैनिक जैसे। लेकिन इसमें से किसी के पास कोई लकड़ी का पट्टा तो है नहीं जिसे पकड़कर ये अपनी जान बचा सके। देखते ही देखते पलक झपकते ही शिप पानी में समाने लगता है, जिससे सारे क्रू मेंबर की जान चली गई। इसमें कैप्टन भी मौजूद थे, क्योंकि लहरें बहुत ही भयानक थी। इधर बर्नी जब डैनियल से अपनी मैरिज की परमिशन मांगने के लिए आता है तो उसे पता चलता है कि पेंडल्टन शिप की तरह एक दूसरा शिप भी कल डूब गया, जिसके रेस्क्यू करने के लिए 50 से भी ज़्यादा रेस्क्यूअर बोट को भेजा गया। लेकिन वहाँ उस एरिया में 50 नॉट से भी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, जो इस रेस्क्यू मिशन पर और भी खतरनाक बना देती है। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह थी कि डैनियल बर्नी को उसकी शादी के लिए ना कर देता है। एक तो वो पहले से इतना परेशान है, ऊपर से बर्नी अपनी शादी के लिए आ गया। इसी गुस्से में वो उसे एक फिशरमैन के पास जाने का ऑर्डर देता है, जिसकी बोट समुद्र में बह गई। अब बर्नी के परमिशन ना मिलने पर दूसरी ओर खड़ा सीनियर पैन उसे ताने मारता है, क्योंकि वो काम करते टाइम अक्सर रूल को ब्रेक करता है। लेकिन आज वो शादी की परमिशन लेने के लिए यहाँ पर आए, जो कि कोई नहीं लेता। दूसरी ओर हम इंजीनियर और क्रू मेंबर को देखते, जो कि पेंडल्टन शिप के हैं। जी हाँ, अभी भी एक शिप का हिस्सा समुद्र में तैर रहा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि आखिर वो कितनी देर ऐसे तैरता रहेगा। इसीलिए सभी बेहद घबराए हुए हैं, लेकिन उन्हें ये पता है कि अगर कोई उनकी जान बचा सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि रे खुद है, क्योंकि वो इस शिप को अच्छे से जानता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें लाइव बोट का सहारा लेना चाहिए। जो सुन रे ने कहा कि हमारी आधी शिप 5 से 6 घंटे तक समुद्र में टिक सकती है, लेकिन लाइव बोट सिर्फ 10 से 15 सेकंड में ही। पता भी नहीं चलेगा कि कब इस विशाल लहर में हमारी बोट समा जाएगी। इसलिए बेहतर है कि हमें विसल बजाते रहना चाहिए। हो सकता है कि कोई आसपास गुजर रही शिप हमें देख ले। इधर बर्नी अपने 2 साथियों के साथ डैनियल के दिए हुए काम के लिए निकल पड़ता है, पर बीच रास्ते में उसका गैस नाम का साथी बर्नी को टॉन्ट मारते हुए कहता है कि इस बार ही अपने वसूलों के चक्कर में किसी की जान जोखिम में मत डाल देना। तुम्हें अच्छे से याद होगा कि कैसे तुमने लापरवाही की वजह से हम लास्ट रेस्क्यू मिशन को पूरा नहीं कर पाए, जिसमें 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बर्नी अभी तक उन लोगों की जान का जिम्मेदार खुद को मानता है, क्योंकि उसके फैसले के चक्कर में वो लोग शिप तक पहुंच ही नहीं सके, जिसके लिए उसे आज तक सुनना पड़ता है। इस बीच कार्ल नाम के आदमी को हम देखते हैं जो सो रहा था, लेकिन तभी उसे पेंडल्टन शिप की विसल यानी कि सीटियां सुनाई देती है, जो कि समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों के बीच से उछल रहा था।
इस बारे में वो कोस्ट गार्ड को इत्तिला करता है, लेकिन वहां से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इधर शिप के लोग अब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शिप के पंप को किसी भी तरह से बचा ले, क्योंकि अगर उसमें पानी चला गया तो इनकी बची कुछ शिप की लाइट चली जाएगी, फिर तो और भी मुसीबत होने लगेगी। इस बीच रे समुद्र में एक लाइव बोट डालकर चेक करने की कोशिश करता है क्या वो इस चीज को कर सकते हैं, लेकिन पानी में जाते ही वो बोट पल भर में गायब हो जाती है। इसीलिए सभी को अब रे की बात पर यकीन हो जाता है। यहाँ बर्नी उस फिशरमैन के पास पहुंच गया उसकी मदद करने के लिए, लेकिन इतने में उसके पास घबराया हुआ काल आता है, जिसने बताया कि उसने अभी कुछ देर पहले पेंडल्टन शिप की विसल की आवाज सुनी, जिसका मतलब ये है कि अभी भी कुछ लोग उसमें जिंदा हैं। अब ये सुनते ही बर्नी फौरन ऑफिस पहुंचता है और डैनियल को इस बारे में इत्तला करता है, लेकिन अब उसके पास कोई भी रेस्क्यूअर नहीं है जिन्हें तजुर्बा हो सिवाय बर्नी के, और इसीलिए वो उसे इस मिशन का इंचार्ज बनाता है और कहता है कि इस बारी कोई भी ऐसा मौका मत देना जिससे तुम खुद को और फिर से हमेशा के लिए कोसते रहो। यानी कि इस बारी ये मिशन बर्नी के हाथ में है, जिसके लिए वो अपने साथ 3 लोगों की टीम बनाता है, जिसमें होते हैं एंड्रयू, अरविन और रिचर्ड। गैस को उसने इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पर उसे लगता है कि वो उसे जानबूझकर नहीं ले जा रहा है, इसीलिए यहाँ भी वो उसे खरी खोटी सुनाता है। पर अभी बर्नी का पूरा फोकस इस मिशन पर है, क्योंकि वहाँ रे और उसके लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा है। आने वाले समय में क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है। जाने से पहले बर्नी शेल्टन और बाकी फिशरमैन से मिलता है ताकि उनसे थोड़ा तजुर्बा ले सके। वो सभी उसे वार्न करते हैं कि ये इतना आसान नहीं है जैसे कि वो सोच रहा है, क्योंकि जिन लहरों के कारण उसका पिछला मिशन फेल हुआ था उससे भी विशाल तूफान है ये, इसीलिए मेरी बात मानो और इनकार कर दो जाने से। लेकिन बर्नी अपनी पिछली करी गई गलती को सुधारना चाहता है और इसीलिए ये मिशन उसे करना ही पड़ेगा। अब ये लोग अपनी मोटर बोट को लेकर निकल जाते हैं समुंदर में उस आधे टूटे फूटे शिप को बचाने के लिए, लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि अभी इनमें से किसी को नहीं पता कि एक्चुअल में उस शिप की लोकेशन क्या है, वो कहाँ पर है। ये तो बस काल की बताई हुई जगह के आसपास चक्कर लगाएंगे, हो सकता है कि वहाँ कुछ मिल जाए। अब आगे जाने पर इन्हें एक रेंज को पार कर जिसे सैंग रेंज के नाम से जाना जाता है, जिसमें बड़ी बड़ी शिप भी डूब जाती है, जिसे देख सभी की सांसें ऊपर नीचे होने लगती है। पर सिर्फ इन चारों की नहीं, वहां मारियाना को जब पता चला कि बर्नी को समुद्र में भेजा जा रहा है तो उसने कोस्ट गार्ड ऑफिस की ओर अपना रुख मोड़ लिया। जाकर वहां डैनियल से कहा कि फौरन उसके फियांसे को वापस बुलाया जाए, क्योंकि जहां उसे भेजा गया है वहां भी इस समय किसी भी जान का जिंदा वापस आना असंभव है। लेकिन डैनियल उसे ऑफिस से ही बाहर निकलवा देता है। इससे भी बुरा तब हुआ जब बीच रास्ते में खतरनाक तूफान में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसी में वो ट्रैप हो जाती है। पर वहां समुद्र में तो कुछ और ही हाहाकार मचा हुआ है। पेंडल्टन लगातार लहरों से टकरा रहा है, जो इस बात का संकेत है कि अब ये तूफान थमने वाला तो नहीं है। बर्नी और उसके साथ ही किसी भी तरह करके सैंड रेंज से लड़ने की तैयारी में लगे। जब वो लहरें इनकी मोटर बोट से टकराती हैं तो पूरी बोट पलटना शुरू हो जाती है, पर सही मौके पर तजुर्बे का इस्तेमाल करता है, एक स्ट्रोक देता है जिससे वो फिर से स्थिर हो जाती है। पर इससे भी बुरी चीज हो गई, इनका कंपास खराब हो गया, यानी कि अब इन्हें ये नहीं पता चलेगा कि जाना किस दिशा में। इतने में एक और लहर आती है, जैसे तैसे करके ये खुद को सेफ करते हैं। वहां पेंडल्टन में अब चीजें हाथ से फिसलती जा रही है, क्योंकि पानी की गति तेज हो गई है। वो अब जहाज के अंदर आ रहा है, जिसके कारण जिस पंप से बिजली मिल रही थी वो जल जाता है। और फिर होता यह है कि जो हल्की फुल्की रोशनी इनके पास थी वो भी खत्म हो जाती है, जिससे सभी बचे हुए क्रू मेंबर जाकर जहाज की ऊपरी मंजिल पर बैठ गए। लेकिन यहाँ बर्नी की जद्दोजहद अभी भी चल रही है। अभी भी इनकी बोट और पेंडल्टन की दूरी में काफी फासला है। इधर दूसरी ओर मारियाना की मदद के लिए एक लेडी वहां आती है जो उसे अपने साथ ले गई। जहां लगी काल की फोटो से हमें पता चलता है कि वो उसका भाई है। बातों ही बातों में अलीना बताती है कि वो बर्नी को जानती है, क्योंकि जिस लास्ट मिशन पे वो पूरा नहीं कर सका उसमें उसका हस्बैंड भी मारा गया। लेकिन इसके लिए उसने कभी भी बर्नी को जिम्मेदार नहीं ठहराया, क्योंकि उसे पता था कि जिस मिशन को वो पूरा करने गया है वो असंभव था। इतने बड़े तूफान में किसी को रेस्क्यू कर पाना आसान नहीं होता। उसकी बातों से मारियाना को बर्नी के प्रति सहानुभूति और ज्यादा बढ़ जाती है। वो उसे और प्रेम और स्नेह से देखने लगती है। इतने में वहां पर काल आ जाता है तो अलीना कहती है कि वो जाकर मारियाना की कार को टो करके उसे घर पहुंचा दे। इसके लिए मारियाना उसका शुक्रिया करती है। इधर समुंदर में अभी भी बर्नी और उसके साथी लहरों के साथ आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें दिशा का कोई अंदाजा नहीं है। तो वहां शिप पर अंधेरे के साए में सभी उम्मीद का दीप जलाए बैठे हुए। कब उनकी मौत आ जाए उन्हें कुछ भी पता नहीं है। वो ऐसे दर्दनाक मौत तो नहीं मरना चाहते।
लेकिन जब तक ऊपर वाला राजी नहीं होता तब तक आपको कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, ये सच भी है, क्योंकि तभी वहां पर एक लाइट आती है जो कि बर्नी की बोट की थी। उन्होंने जैसे तैसे करके पेंडल्टन शिप को फाइनली ढूंढ ही लिया। पर अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक और मुसीबत है बर्नी के सामने। जब वो ऊपर देखता है तो वहां तकरीबन 40 लोग थे, जिन्हें इस छोटी सी बोट पर एक साथ बैठाना बहुत मुश्किल है। इसलिए वो हेडक्वार्टर कॉल लगाता है और उन्हें पूरी सिचुएशन समझाता है। तो वो ऑर्डर देते हैं कि वो भी जितने लोग हो सके उतनी बचा ले। इसके बाद वो दूसरी शिप को भेज रहे, लेकिन अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा जो कि इन लोगों के पास है नहीं, क्योंकि पेंडल्टन शिप अब कुछ ही मिनटों का मेहमान है। इसीलिए आज एक बार फिर से बर्नी ऑर्डर को नजरअंदाज कर देता है और खुद की दिल की सुनता है, जो कह रहा है कि सभी को बैठा लो, जो होगा वो देखा जाएगा। इसीलिए उसने रे से कहा कि सभी को नीचे कूदने को कहो, जो सुनते ही एक एक करके लोग जंप करने लगते और इस हड़बड़ी में कुछ लोग मारे भी जाते। पर 32 लोग को वो अपनी बोट पर बैठाने में सफल था। तो पहले स्टेप को पार कर गया, लेकिन अब दूसरी चीज है कि वो उन्हें लेकर जाएगा कहाँ, क्योंकि कंपास तो उसका खराब हो गया है। उसकी इस हालत को देखकर रे ने पूछा कि अगर तुम्हारे पास कंपास नहीं था तो तुमने हमें ढूंढा कैसे? तो बर्नी ने जवाब में कहा, बस किस्मत और ऊपर वाले के भरोसे से मैं लहरों के सहारे से आगे बढ़ रहा था। जो सुन रे ने बोला कि ठीक है, एक बार फिर से अपनी किस्मत पर दाव खेलो और बोट को लहरों के भरोसे छोड़ दो। जितने भी यहाँ बैठे हैं ये मौत से नहीं डरते, क्योंकि इन्होंने मौत को बहुत ही नजदीक से देखा है। अगर लड़कर मरेंगे तो इसमें कोई भी शर्म नहीं है। उनका हौसला देख बर्नी ने वही किया जो उसे सही लगा। बोट को लहरों के भरोसे छोड़ दिया। इधर जितने भी लोग इस समुंदर में फंसे हैं उनके परिवार वाले काल के घर के पास इकट्ठा हो जाते, क्योंकि सबसे करीब वही था। महासागर में इन सभी को पता लगा कि उन लोगों ने कंपास को खो दिया, इसीलिए इन्होंने अपनी कार की हेडलाइट को ऑन कर दिया ताकि उन्हें दिशा का अंदाजा हो सके। इसमें अलीना भी थी जो कि रो रही थी, क्योंकि ऐसा ही कुछ उसके हस्बैंड के साथ हुआ था, लेकिन आज वो मारियाना को उसका प्यार खोने नहीं दे सकती। उसके साथ वो कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है, लेकिन वहां समुंदर के बीच 32 लोगों का ऊपर वाला इम्तिहान ले रहा है, क्योंकि वो लहरें कम हो ही नहीं रही है और ऊपर से बारिश भी होना शुरू हो गई है, जिसमें कि सभी का खून जमना शुरू हो गया ठंड के कारण। लेकिन बर्नी ने उन्हें हौसला दिया, कहा कि उन्हें हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि अगर वो सही सलामत अपने घर पहुंच गए तो इतिहास में उन्हें बहादुरी के ताज से नवाजा जाए। उसके हौसले को देखकर सभी मजबूती से खड़े रहे, पर कहीं न कहीं मन के अंदर बर्नी को ये भी डर सता रहा है कि कहीं वो समुंदर की और अंदर और गहराई में ना चला जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो कभी लौट कर वापस नहीं आ पाएगा। क्या उसे ये निर्णय सही था? इन सब सोच में वो डूबा हताश ऊपर वाले को याद कर रहा है कि तभी उसे दूर से एक उम्मीद की ज्वाला नजर आती है। जी हाँ, ये वही कार की हेडलाइट थी, जिसे देख बर्नी के अंदर फिर से उम्मीद की लहर जाग उठी। उसने सभी को उस ओर देखने को कहा, जिससे कि उसके अंदर जीने की उम्मीद जाग गई। वो उसी दिशा की ओर बढ़ना शुरू हो गया और जब करीब पहुंच जाता है तो खुद की बोट की लाइट को भी जला देता है, जिसे देख पूरे टाउन के लोगों में खुशी की लहर दौड़ उठती है। दुनिया भर की मीडिया वहां मौजूद थी, जो बर्नी और उसके साथ 32 लोगों की फोटो को क्लिक करती है। उन सर्वाइवर के परिवारजनों के लिए बर्नी किसी फरिश्ते से कम नहीं था, क्योंकि उसे हर किसी ने मना किया था उसे वहां जाने के लिए, लेकिन उसने ठाना और करके दिखा दिया और निकाल लिया उन लोगों को मौत के मुंह से। जमीन पर आने पर सबसे पहले बर्नी मारियाना को गले से लगाता है, उसे किस करके सॉरी कहता है, क्योंकि उसकी वजह से वो बहुत परेशान थी इस रेस्क्यू मिशन के लिए। बर्नी और उसके साथ के 3 साथियों को ब्रेवरी अवार्ड से नवाजा जाता है, क्योंकि ये अभी तक के अमेरिका का इतिहास में सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन था, जिसे सिर्फ एक छोटी सी बोट से पूरा किया गया, जो कि काबिले तारीफ थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।